एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स की। और जैसे कि आप सभी पहले से जानते होंगे, इकोनॉमिक्स के लिए हम दो बुक्स रेफर करते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम ये बुक फिनिश करेंगे, फिर हम सेकेंड वाली पे जंप करेंगे। ठीक है, चलिए आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ था, तो उस इवनिंग पे हमारी इकोनॉमी की क्या हालत थी, हमारी इकोनॉमी आज जैसी है वो क्यों है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर काइंड ऑफ आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। भाई देखो, बहुत बार ना बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम 1947 और 2025 यहां हम खड़े हैं, यहां की स्टोरी हम जान रहे हैं, क्यों जान रहे हैं? मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम? इतनी पुरानी बात, इतनी पुरानी चीज, 1947 बीते कितने जमाने हो गए हैं, आज 2025 में हमें ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं? तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं अपने पास्ट को जानने के लिए, वो मिस्टेक्स जो हमने पास्ट में की हैं उनको समझने के लिए और उनको कैसे रेक्टिफाई किया था वो याद करने के लिए, प्लस आज जो हमारी करंट सिचुएशन है वो क्यों है इसको समझने के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से हम इकोनॉमिक्स में भी 1947 की स्टोरी पढ़ रहे हैं। सो आंसर मिला आपको अपने क्वेश्चन का कि 1947 की स्टोरी क्यों पढ़ाई जा रही है, ताकि हम ये सारी चीजें समझ सके। इकोनॉमी को लेके हमने जो जो गलतियां की हुई हैं वो हम समझ सके, आज हमारी इकोनॉमी की क्या हालत है, क्यों है, वो समझने के लिए हम 1947 की स्टोरी पढ़ रहे हैं। ओके, देखिए ये बात तो आप सभी जानते होंगे ना कि 1947 से पहले ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे। इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी माना जाता था और ऑब्वियसली अगर कोई हम पे राज कर रहा है तो वो हमें चाइल्ड लाइक ट्रीटमेंट तो नहीं देगा, पैम्पर तो नहीं करेगा, एक्सप्लॉइट ही करेगा ना। तो ब्रिटिशर्स ने भी हमें भर भर के एक्सप्लॉइट किया, हमारी इकोनॉमी को मतलब इतनी बुरी हालत कर दी कि उसको संभालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। कैसे हमारे इकोनॉमिस्ट ने उसको संभाला है वो वही जानते हैं। सो उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्या किया, किस सेक्शन को उन्होंने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना लाइट वे में पढ़िएगा, आज से रिलेट करते हुए पढ़िएगा, ताकि आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से हो। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में ऐसा कोई बाइफिकेशन नहीं किया हुआ था, लेकिन मोर क्लैरिटी के लिए हमने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी का बाइफिकेशन कर दिया। हमने इसको डिवाइड किया डिफरेंट सेगमेंट्स में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसलिए किया गया है कि हम इंडिपेंडेंटली हर एक टॉपिक को पिक करें कि एग्रीकल्चर पे आज जो प्रभाव पड़ा हुआ है, आज हमारा एग्रीकल्चर जैसे है वो क्यों है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर को किस तरह से खराब करने की कोशिश की थी, वो सारी चीजें। ठीक है, तो हम शुरुआत एग्रीकल्चर के साथ ही करेंगे और वन बाय वन ये सारे टॉपिक्स फिनिश करेंगे। चलिए, हम सब जानते हैं कि इंडिया हमेशा से एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। हमारे यहाँ पे पास से ही 70 to 80% जो लोग थे ना वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे और उसी में ही एम्प्लॉयड थे। पर ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को भी हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं रहने दिया। कैसे? देखिए, सबसे पहले ये बोलते हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर की हालत कुछ ऐसी थी कि हमारे यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर से निकलता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बोलते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारा लैंड एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता था, लेकिन इतने सारे लैंड का इस्तेमाल होने के बावजूद भी जो आउटपुट निकल के आता था वो बहुत ही कम होता था। भैया अगर हम किसी चीज पे लैंड बहुत सारा इस्तेमाल करें तो आउटपुट भी तो ज्यादा निकलना चाहिए ना। अगर बहुत ज्यादा इनपुट जा रहा है तो आउटपुट भी तो उतना निकले। जैसे गन्ने का जूस बना रहे हैं, हमने 4-5 गन्ने साथ में डाल दिया, इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट भी तो ज्यादा निकलेगा, जूस भी तो ज्यादा निकलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, हम 4 गन्ने डाल रहे थे तो उसमें से इतना सा जूस निकल रहा था। तो कहीं ना कहीं तो गलती जा रही थी ना। वो गलती कहाँ जा रही थी?
वो गलती यहाँ जा रही थी कि हमारे जो एग्रीकल्चर को परस्यू करने की जो इक्विपमेंट्स वगैरह थे वो बहुत पुराने थे, हम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे एग्रीकल्चर के लिए, जिसकी वजह से हम मेहनत तो बहुत करते थे लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता था। कभी कभार होता है ना, बच्चा पढ़ता तो बहुत पढ़ता है, दिन रात पढ़ता रहता है, लेकिन मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का तरीका गलत है। तो बस यहाँ पे एग्रीकल्चर करने का तरीका गलत था, जिसकी वजह से अच्छा खासा लैंड भी अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहा था। सेकेंड है लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व। देखो, जो भी इंसान एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था उसे ब्रिटिशर्स को पैसे देने पड़ते थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, टैक्सेस के रूप में, प्लस सारी चीजें क्रॉप पे जो जो इन्वेस्ट होता है, मतलब सीड्स वगैरह, ये सारी चीजें बहुत महंगी थी, जमींदार्स को अलग से पैसा देना पड़ता था। तो इसकी वजह से ओवरऑल ना एग्रीकल्चर बहुत ही कॉस्टली अफेयर पड़ता था, मतलब आमदनी इससे इतनी आती नहीं थी जिसमें इतना इनका खर्चा हो जाता था। वो बोलते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, बस वही केस था यहाँ पे कि बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती थी लेकिन उतना आउटपुट डिराइव नहीं कर पाते थे हम एग्रीकल्चर से। लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई। सिंचाई करने के तरीके नहीं आते थे लोगों को, मतलब सिंचाई मतलब बेसिकली पानी डालना होता है क्रॉप्स में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इरिगेशनल मेथड्स नहीं इस्तेमाल होते थे। पूरा का पूरा हमारा क्रॉप रेन पे डिपेंड करता था, मतलब भगवान जी जब वर्षा बरसाएंगे तभी हमारी क्रॉप उपजाऊ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और रेंज का तो हम सबको पता है, कभी भी हो जाती है, जब नहीं चाहिए होती है तब हो जाती है। आज की डेट में भी हम देखते हैं ना कि अभी पूरी वीट लगी हुई है और ओले गिर गए, पूरी वीट खराब हो गई। तो बस वही होता था कि पूरा का पूरा सिंचाई हम किसके ऊपर डिपेंडेंट रखते थे? रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट रखते थे। और रेनफॉल भी कभी होती थी कभी नहीं होती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी कुछ और हो जाता था। जैसे अगर आपने लगान मूवी देखी हो तो उसमें क्या हुआ था? सूखा पड़ गया था, रेन हुई नहीं, जिसके कारण क्रॉप ही नहीं होगी थी। सो लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, मतलब सिंचाई के जो साधन थे वो बहुत ही कम थे और ना के बराबर ही थे। लास्ट है सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में मैक्सिमम लैंड एग्रीकल्चर के इस्तेमाल होती थी, लेकिन हमने क्या किया था? इस लैंड को 5 में डिवाइड कर दिया था, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अब आप एक चीज समझो, एक बड़ा पिज्जा आया है, 5 लोग हैं फैमिली में, हम क्या कर रहे हैं? इस हिस्से को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। क्या किसी का भी पेट भरेगा? क्या कोई भी संतुष्ट होकर जा पाएगा कि हाँ मेरे को मजा आया पिज्जा खा के? नहीं जा पाएगा। बस वही हो रहा था लैंड के साथ। लैंड बहुत बड़ी इस्तेमाल हो रही थी, पिज्जा बहुत बड़ा ऑर्डर किया लेकिन आपको कितना मिला? एक ही हिस्सा मिला ना, पेट भरेगा? नहीं भरेगा। लैंड बहुत बड़ी थी लेकिन आपको मतलब क्रॉप उगाने के लिए छोटा छोटा हिस्सा मिल रहा था। क्या कुछ प्रोडक्टिविटी आएगी? नहीं आएगी। और एट द सेम टाइम मैनेज करना ये सब होल्डिंग्स को वाज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो लैंड होल्डिंग का सब डिविजन कर करके, उसको 5 में डिवाइड कर करके लैंड की पूरी हालत ही बिगाड़ रखी थी। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के। चलिए अब हम जानते हैं कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? वैसे स्टैग्नेशन का मतलब होता है जिसमें तरक्की ना हो, जो एक जगह स्थित हो। जैसे लेक के बारे में बोला जाता है ना, लेक में वेव्स नहीं होती, वो एक जगह जो पानी होता है वो एक जगह स्थित होता है, तो वो स्टैग्नेटेड वाटर बोला जाता है। वैसे ही स्टैग्नेशन का मतलब होता है जो रुका हुआ है, चल नहीं रहा है। तो इंडियन एग्रीकल्चर चल क्यों नहीं रहा था, रुका हुआ क्यों था और इतना पिछड़ा हुआ क्यों था, उसके कॉजेज जानेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। पहला है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। भाई देखो, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए जमींदार्स। जमींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किए? जमींदार अपॉइंट करे, और इनका काम ये रहता था कि जो लोग लैंड पे काम कर रहे हैं उनसे टैक्सेस कलेक्ट करना, और ये जमींदार वो टैक्सेस का एक हिस्सा अपने पास रख के बाकी का ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करते थे। क्या बोला मैंने? जमींदारी सिस्टम चलती थी जिसके चलते हुए ब्रिटिशर्स जमींदार अपॉइंट करते थे, जमींदार टिलर्स के पास जाते थे, उनसे टैक्सेस कलेक्ट करते थे, जिसको हम लगान भी बोलते हैं हिंदी में। लगान मूवी यहीं से आई थी, ठीक है। वो जमींदारी सिस्टम पे ही बेस्ड थी कि आपकी फसल उगी है कि नहीं हुई, उगी है हमें मतलब नहीं, हमें हमारे टैक्सेस दे दीजिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जमींदार को क्रूर मानते हैं, रूड मानते हैं, इविल मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखिए,
जो जमींदार थे ना, उनकी भी ऑब्लिगेशन थी उस पैसे को आगे सबमिट करने की। उनके ना डेट्स फिक्स्ड होते थे कि 15 तारीख को तुम्हें क्या करना है, टैक्सेस जमा करने, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे ना, उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी। तो उनको भी तो इनकम चाहिए, उनको भी तो कहीं ना कहीं से अपना ऑक्यूपेशन चलाना है, उनको भी तो कहीं ना कहीं से सर्वाइव करना है। तो इस डर की वजह से वो इनसे, टिलर्स से क्या करते थे, टाइमली टैक्सेस कलेक्ट करते थे, सो दैट वो उसे आगे सबमिट कर सके और अपना पार्ट रख सके। ठीक है, तो ये सिस्टम पूरा चलता था जिसको हम जमींदारी सिस्टम बोलते हैं, जिसके चलते हुए बेचारा ये, चाहे इसकी फसल उगी है नहीं उगी है, फिर भी इसको पैसे देने पड़ते थे। और ऐसे में तो भाई ऑब्वियसली ये लॉस में जाता ही जाएगा ना। जैसे आपने रिसेंटली बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज पढ़े होंगे जहाँ पे पंजाब में बहुत सारे फार्मर्स ने फांसी लगा ली। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनकी फसल नहीं उगती है, बट उनको पैसे जो उन्होंने उठाए हुए हैं कहीं कहीं से वो तो देने ही पड़ते हैं ना, अल्टीमेटली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो वैसा ही टिलर्स के साथ हुआ करता था कि उनको पेमेंट देनी पड़ती थी। तो ये था पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसके चलते हुए इंडियन एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पाया ब्रिटिशर्स के जब अधीन थे हम लोग। सेकेंड है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो एग्रीकल्चर का हम इस्तेमाल सिर्फ ऐसी चीजें उगाने के लिए करते थे जो हम खाते थे, वीट हो गई, राइस हो गई, इन सब चीजों के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने बोला नहीं, एग्रीकल्चर का इस्तेमाल और भी बहुत सारी क्रॉप्स उगाने के लिए किया जा सकता है, जिनको हम बोलते हैं कैश क्रॉप्स। इंडिगो उगाओ, तुम कॉटन उगाओ, ऐसा कुछ करो। तो ऐसी सारी चीजें उन्होंने करवाई हमसे सिर्फ वीट और राइस नहीं उगवाया, हमसे कैश क्रॉप्स वगैरह भी उगाया, जो कि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स खुद के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब काइंड ऑफ ये अच्छी चीज थी कि उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया था, लेकिन उसका फायदा वो खुद उठा रहे थे, हमें नहीं उठाने दे रहे थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये स्टेप भी उनका जो था वो अपने पर्पज के लिए था, हमारे पर्पज के लिए नहीं था। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर। देखिए, 1947 से पहले इंडिया और पाकिस्तान साथ में था, पर 1947 में इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास गया वो हमारा मोस्ट फर्टाइल लैंड जाना जाता था, मतलब वो लैंड जिसपे सबसे ज्यादा क्रॉप उग सकती है, स्पेशली जूट। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की मोनोपोली थी जूट में, और वो जूट वाला जितना भी एरिया था ना, वो ये पाकिस्तान वाला एरिया था। और पार्टीशन में क्या हुआ, वो अलग हो गए, वो दूसरी कंट्री बन गए, हम दूसरी कंट्री बन गए, तो हमारा एक बहुत ही फर्टाइल लैंड पाकिस्तान में चला गया। तो इंडिया के पास क्या बचा, मतलब हमारे यहाँ पे भी फर्टाइल लैंड है, बट बहुत अच्छा एक फर्टाइल लैंड हमें देना पड़ा दूसरे को। ठीक है, तो इससे भी एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर से लेने की कोशिश करी, देने ही कोशिश नहीं करी। मतलब कभी भी उन्होंने वक्त निकाल के इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचा, इनके बारे में नहीं सोचा, एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उस चीज के बारे में नहीं सोचा। तो इन्वेस्टमेंट ना के बराबर थी, लेकिन फायदा मैक्स टू मैक्स उठाने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने इंडियन एग्रीकल्चर से। चलिए एक काम कीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आप जब पढ़ रहे हो तो आपके पास समराइज्ड वे में नोट्स हो। लीजिए, चलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बस इतना ही। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर, जो कि है हमारा इंडस्ट्री। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, राइट? तो ये जो बची हुई पॉपुलेशन थी ना, इनमें से भी पूरी पॉपुलेशन नहीं, कुछ ही लोग इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो इसकी हालत तो आप समझ जाएंगे कि बहुत कम ही लोग इन्वॉल्व थे इसमें, तो ये कैसी ही होगी स्टार्टिंग से, राइट? बट फिर भी इंडिया हमेशा से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं, वो अपने हाथों का जादू चला के कुछ भी बना देते हैं। तो हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस हुआ करता था। इंडिया से जो भी चीज़ें बनती थी ना, वो वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। लेकिन इस हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को भी ब्रिटिशर्स ने फ्लरिश नहीं होने दिया। इस सेगमेंट, इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी ब्रिटिशर्स ने आगे नहीं बढ़ने दिया। और कैसे पिछाड़ दिया, उसके रीजंस हम यहाँ पे जानते हैं। पहला रीजन है इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ब्रिटिशर्स ने पता है क्या किया? अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझते हैं। जब भी इंडिया से कोई सामान बाहर जाता है वो कहलाया जाता है एक्सपोर्ट, और जब भी इंडिया में कोई सामान बाहर से आता है उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। सो इंडिया से सामान, मतलब बाहर से सामान इंडिया में आना इंपोर्ट, इंडिया से सामान बाहर जाना एक्सपोर्ट कहलाया जाता है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया,
अगर कोई इंसान हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचता दूसरे नेशन में, तो ब्रिटिशर्स ने इस एक्सपोर्ट पे टैरिफ्स बढ़ा दिए। टैरिफ्स बोले तो जो टैक्सेस बेसिकली गवर्नमेंट चार्ज करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, वो एक्सपोर्ट के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने ये टैरिफ बढ़ा दिए। मतलब अब इंडियन बंदा अगर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बाहर भेजने के बारे में सोचेगा तो उसको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि उसको टैक्सेस पे करने हैं। वहीं पे ब्रिटेन से जो आइटम्स इंडिया आ रही थी उसके इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स डिक्रीज कर दिए, मतलब टैक्सेस कम कर दिए। तो ब्रिटेन से किसी भी इंसान के लिए इंडिया सामान भेजना बहुत ईजी हो गया था, बहुत सस्ता पड़ता था। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे यूजुअली लोगों को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जिसको हम कस्टम ड्यूटीज का नाम देते हैं और टैरिफ्स का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट्स पे, हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ्स बढ़ा दिए, जिसकी वजह से जो भी इंडियन बाहर सामान भेजने वाला होगा उसको बहुत ज्यादा खर्चा करके सामान भेजना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स डिक्लाइन कर दिए, ब्रिटेन से स्पेशली जो आ रहे थे, जिसके चलते हुए वो उन लोगों के लिए सामान इंडिया में भेजना बहुत ही सस्ता पड़ गया। तो इसकी वजह से भी हमारे इंडियंस थोड़े से डिस्करेज हो गए और उन्होंने सामान बाहर भिजवाना बंद कर दिया। सेकेंड है लो प्राइस मशीन मेड गुड्स। भाई देखो, आप अगर कभी मार्केट में घूमने गए होगे ना, तो आपने ये चीज जरूर एनालाइज की होगी कि जो चीज हाथ से बनी होती है ना उसके पैसे ज्यादा चार्ज किए जाते हैं, और जो चीज मशीन से बनी होती है उसके पैसे कम चार्ज किए जाते हैं। लाइक अभी हम बनारस गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड, तो वहां पे हमने बनारसी साड़ियां देखी। अब एक बनारसी साड़ी थी जो अंकल बैठ के बना रहे थे, और जब हमने उसका प्राइस पूछा तो ही सेड 50K अराउंड, ठीक है, मतलब 50,000 करीब। और जब हम अंदर गए और हमने बोला बनारसी साड़ी दिखाइए, उन्होंने हमें 500 रुपए की बनारसी साड़ी दिखा दी। तो वी वर लाइक यार 50,000 500 क्या है ये? तो उन्होंने बोला मैम ये मशीन मेड है, वो हाथ से बन रही है। तो हाथ से बन रही 50,000, मशीन मेड 500 रुपए। और मशीन मेड की और भी बात होती है कि वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनती है, क्योंकि वो मशीन ने बनाई है, इक्विपमेंट्स ने बनाई है। जबकि हाथ से जब बनेगी थोड़ा बहुत तो ह्यूमन एरर आएगा ना। तो ऐसे मानिए ब्रिटिशर्स ने बाहर से मशीन से बनी हुई चीजें इंडिया में लाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंडियंस को लगा अरे ये तो सस्ती भी है, ऊपर से इतनी अच्छी फिनिशिंग भी है। तो इंडियन इंडस्ट्रीज में जो सामान हाथ से बन रहा था वो लोगों को महंगा भी लगने लग गया और अनफिनिश्ड भी लगने लग गया, जिसके चलते हुए इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट है हमारा चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। भाई अब एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे सुंदर सस्ता टिकाऊ सामान मिलेगा तो क्या मैं महंगे सामान की टूवर्ड्स जाऊंगी? सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहते हैं। अब मतलब मान लो एक सिनेरियो है जहां पे मैं बैठी हूँ और मेरे सामने कोई ऐसा बैठा है जिसको मैं एडमायर करती हूँ, जिसके जैसा मैं बनना चाहती हूँ, या जिससे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ, या जो मुझे अपने से बेहतर लग रहा है, तो मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करूंगी ना। वो अगर पास्ता खा रहा है तो मैं भी पास्ता खाऊंगी ना, मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगी। तो इंडियन जनता ने भी ऐसा ही किया, ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस होकर अपने टेस्ट को थोड़ा सा एनहेंस कर लिया, अलग कर लिया, बदल लिया। एनहेंस नहीं बोल सकते, बदल लिया। तो लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी क्या हुए, चेंज हो गए, इन्फ्लुएंस होके ब्रिटिशर्स से। फॉल इन एनकरेजमेंट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। देखिए आजकल मोदी सरकार बहुत ज्यादा नारेबाजी करती है कि भैया हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बढ़ावा दो, मेक इन इंडिया, ये सब करो, राइट। वो क्यों करती है? ताकि वो बूस्ट ला सके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, ताकि वो जो हैंडीक्राफ्ट परस्यू कर रहे हैं लोग उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सके। और वो करना जरूरी होता है, तभी तो वो बढ़िया तरीके से काम करेंगे, तभी तो वो अच्छा काम करेंगे, अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे। वो चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं की। उन्होंने हमेशा उन्हें सप्रेस या फिर डिस्करेज करने की कोशिश करी। उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाने की कोशिश करी कि हम तो मशीन से सामान बनवा के ला रहे हैं, तुम क्या हाथ से लगे हुए हो। तो इसके चलते हुए वो बहुत ज्यादा डिस्करेज भी हो जाते थे और एनकरेजमेंट की उनको भारी मात्रा में कमी देखने को मिलती थी। तो ये सब रीजन थे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया में क्यों बढ़िया नहीं कर पाई उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। चलिए, हैंडीक्राफ्ट तो बढ़िया नहीं कर पाई, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्री क्यों नहीं आ पाई? मतलब नई इंडस्ट्री यहाँ पे क्यों नहीं सेट हो पाई, क्यों नहीं उतने लेवल पे ग्रो कर पाई? भैया इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा थी, तो कोई भी इंडस्ट्री लगाएगा, चलनी तो चाहिए, बट वो इंडस्ट्री लगी क्यों नहीं? क्यों इतना स्लो प्रोग्रेस हुआ इस फील्ड में? तो उसके कुछ रीजंस हैं, जिसमें फर्स्ट है वन साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो ब्रिटिशर्स ने एक तो हर सेक्शन को फोकस नहीं किया, मतलब उन्होंने नहीं ये फोकस किया कि मैं कैपिटल गुड्स वाली भी इंडस्ट्री लगा लूं,
इस रीजन में भी इंडस्ट्री लगा लूं, उस रीजन में भी इंडस्ट्री लगा लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, ऐसा नहीं था, ठीक है। सिलेक्टेड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और सिलेक्टेड सेगमेंट में लगी, मतलब जैसे स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टिस्को जो है हमारा, वो लग गया था। तो वो एक टाइप की इंडस्ट्री थी और ज्यादा कुछ नहीं था वैसा। तो ऐसे में बहुत ही कियोटिक हो गया था, रीजनल वो नहीं था, डिवीजन प्रॉपरली नहीं हुआ था, एक ही साइडेड ग्रोथ हो रही थी इंडस्ट्री की, बेसिक नेचर के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो नहीं लग पाई थी। सेकेंड है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। जो पॉइंट मैंने अभी यहाँ पे बोला उसी को ही फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे कि कैपिटल गुड्स जो होते हैं मतलब मशीनें, देखिए एक है मेरे हाथ में स्टेंसिल, एक होगा स्टेंसिल बनाने की मशीन। स्टेंसिल तो बन रहा था लेकिन स्टेंसिल बनाने की जो मशीनों की इंडस्ट्री होती है वो नहीं बन रही थी, जिसके कारण हमेशा हमें बाहर से हैवी मशीनरी क्या करनी पड़ती थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी। ये स्थिति मतलब कुछ हद तक आज भी वैसी की वैसी ही है। आज भी जब हमें बड़ी मशीनरी चाहिए होती है तो हम चाइना से, जापान से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया नहीं बनाता है इतनी हैवी मशीनरी। तो यही दिक्कत है कि कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्रीज में कभी हम गए ही नहीं उतना, जिसके कारण आज भी हमें बाहर वालों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। लोअर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, भैया मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो कहाँ लग रही थी, एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, तो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का था, इनका कंट्रीब्यूशन ही इतना नहीं था। अच्छा, जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में एक कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है, जिसको हम जीडीपी का नाम देते हैं, ठीक है। तो जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर था, बहुत ही कम था। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन टू द पब्लिक सेक्टर, ये बोलते हैं पब्लिक सेक्टर ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया कि मैं तो बस इस एरिया में काम करूंगी, बाकी सारे एरिया में काम नहीं करूंगी। तो उन्होंने बेसिकली रेलवेज में, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह इन्हीं सब फील्ड में अपने आप को आगे रखा, बाकी सारे फील्ड से टाटा बाय बाय कर लिया कि ये तुम देखो हमारी दिक्कत नहीं है, हमारी सरदर्दी नहीं है। इसके कारण भी ये वाला सेगमेंट इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया। सो ये था रीजन स्लो ग्रोथ का मॉडर्न इंडस्ट्रीज के, ठीक है। तो यहां से अब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला भी सेगमेंट कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर जो कि है हमारा फॉरेन ट्रेड। ओके, दिस वन। चलिए, फॉरेन ट्रेड क्यों नहीं बढ़िया कर पाया। अच्छा, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझाया था मैंने, बस उसी को फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। जब हमारी कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है तो उसको फॉरेन ट्रेड का नाम दिया जाता है। जब हम सामान बेचेंगे मतलब बाहर भेजेंगे उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट, जब हम बाहर से मंगवाएंगे उसको बोलेंगे इंपोर्ट। तो फॉरेन ट्रेड पे क्या हालत थी, क्या स्थिति थी और कैसे हम सिर्फ इंपोर्टर बन के रह गए थे वो हम समझेंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर में। देखिए, पहला है स्टेटस ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर्स ऑफ फिनिश गुड्स। भाई ये ब्रिटिशर्स जो थे ना, इन्होंने बहुत दिमाग लगाया था इंडिया को एक्सप्लॉइट करने में, मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया था इंडिया को एक्सप्लॉइट करने में। इन्होंने क्या किया, इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल्स होते थे उन सबको भेजा बाहर, ठीक है। स्पेशली अपने वहां ही भेजते थे, फॉर से ब्रिटेन में। क्या एग्जाम्पल ले, रॉ कॉटन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ पे कॉटन उगवाते थे एग्रीकल्चर पे, ठीक है, रॉ कॉटन को भेजते थे ब्रिटेन में, वहां पे उस पे प्रोसेसिंग करके इधर फिनिश कॉटन या फिर कॉटन के कपड़े बना के इंडिया में क्या कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे, जो इंडिया के लिए क्या माना जाएगा, इंपोर्ट माना जाएगा। उनके लिए वो चीज एक्सपोर्ट है, हमारे लिए वो चीज इंपोर्ट है। जब भी हम यहाँ से कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो उस कंट्री के लिए वो चीज इंपोर्ट होगी ना, क्योंकि उन्होंने इंडिया से मंगवाया, हमने इंडिया से भेजा, राइट। तो एक के लिए वो चीज एक्सपोर्ट है, दूसरे के लिए वो चीज इंपोर्ट होगी। तो ब्रिटिशर्स ने बड़े मजे से क्या किया, यहां से रॉ मटेरियल्स भिजवाते थे बाहरी नेशन और वहां पे उस पे प्रोसेसिंग करके वहां से फिनिश गुड्स भिजवाते थे इंडिया में। तो इस तरह से हम बन गए इंपोर्टर फिनिश गुड्स के और एक्सपोर्टर सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के। अगेन, रॉ मटेरियल सस्ता आता है, फिनिश गुड महंगा आता है। तुम अगर कुकी खरीदने चाहो तो मतलब कुकी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो सस्ते होंगे, कुकी ज्यादा महंगी आएगी, राइट। एक कुकी 20 रुपए की आएगी जबकि उसमें इंग्रेडिएंट 5 रुपए के लगे हुए हैं। तो इंपोर्ट तो हम वो आइटम्स कर रहे थे जो महंगी थी और एक्सपोर्ट हम वो आइटम्स कर रहे थे जो कि सस्ती थी। तो इससे भी काफी नुकसान पहुंचा हमें फॉरेन ट्रेड में और फॉरेन एक्सचेंज हम इकट्ठा नहीं कर पाए उतना ज्यादा। मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली क्या होता है, मतलब एक ही का राज होना, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने बड़े मजे से एक चीज करी
कि जितना भी माल एक्सपोर्ट होता था ना, मैक्सिमम वो अपने ही नेशन भिजवाते थे। उन्होंने बाकी सारे नेशंस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि यहाँ इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, यहाँ इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। मैक्सिमम माल वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कराते थे। एक दो और नेशन थे, लाइक थोड़ा बहुत चाइना के साथ हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम चलता था, थोड़ा बहुत हमारा श्रीलंका के साथ चलता था, बट उसके अलावा और किसी नेशन के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हमें नहीं होने दिया। ईरान के साथ भी थोड़ा बहुत हम करते थे, ठीक है। तो 2-3 जगहों से ही उन्होंने हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी दी हुई थी, बाकी किसी के साथ नहीं करते थे। तो मोनोपोली कंट्रोल पूरा का पूरा अपने एस्टेब्लिश करके रखा हुआ था। मिसयूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है? कुछ भी एक्स्ट्रा कमाया हुआ सरप्लस कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं एक्सपोर्ट से जो सरप्लस आता था, एक्सपोर्ट से जो कमाई होती थी, वो भी ब्रिटिशर्स ना मिसयूज करते थे, अपने पर्पस में लगा लेते थे, अपनी वेल्थ इंक्रीज करने के लिए ऐसी चीजों पे एक्सपेंडिचर करते थे जो कि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स की ही काम आती थी, हमारे कोई काम नहीं आती थी। तो सरप्लस का भी इस्तेमाल उन्होंने बहुत ही बेकार तरीके से करा, मतलब अपने फायदे के लिए किया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फॉरेन ट्रेड में भी इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट उस पे, बट चाहे तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में हमारे यहाँ की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी, लोगों की वो कैसी थी, लोगों से रिलेटेड चीजों की क्या कंडीशन थी, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए डेमोग्राफिक कंडीशन में पहला पॉइंट है हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। पहले तो बर्थ रेट क्या होता है, एक साल में हमारी कंट्री में कितने बच्चे पैदा हुए हैं अपॉन 1000, ठीक है। और डेथ रेट क्या होता है, हमारी कंट्री में एक साल में कितने लोग मरे हैं अपॉन 1000। अगर ये दोनों रेट्स बड़े हुए होते हैं ना, मतलब डेथ रेट भी बढ़ा हुआ है और बर्थ रेट भी बढ़ा हुआ है, तो ऐसा माना जाता है कि कंट्री बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है और हेल्थ केयर वहां का अच्छा नहीं है। भाई ज्यादा लोग मर रहे हैं, दैट मीन्स हेल्थ केयर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना, आप सही सुविधा नहीं उन्हें अवेलेबल करा पा रहे, तभी वो मर रहे हैं। तो ये दोनों ही ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या थे, बढ़े हुए थे, जो शो करता था कि हमारा हेल्थ केयर बहुत ही बेकार है, बहुत ही बर्बाद है, ठीक है। फिर है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, एक साल से छोटा बच्चा इन्फेंट कहलाया जाता है, मतलब कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब तक वो 1 साल की उम्र नहीं अटेन कर लेता तब तक वो इन्फेंट कहलाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मतलब उन बच्चों की जो कि 1 साल से छोटे हैं, उनके भी मरने की जो फिगर थी वो बहुत हाई थी, ठीक है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी ऐसे देखते हैं, जितने लोग मरे अपॉन 1000, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली कैलकुलेट करने का। तो ये रेट भी काफी हाई था, विच अगेन शोड कि भैया हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से हम बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे, ठीक है। लिटरेसी रेट, लोग कितने पढ़े हुए हैं, लिटरेसी रेट इंडिया का बहुत ही बेकार था, और स्पेशली विमेन्स का बोला जाए तो और भी ज्यादा बेकार था। मतलब हमारे यहाँ पे लड़के फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, विमेन्स को तो वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती थी, जिसके कारण लिटरेसी रेट बहुत ही खराब था। अब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उन पे राज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है ना किसी के लिए भी। भैया कोई ना समझ इंसान है जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है जो इंसान पढ़ाई लिखाई ना करे वो हमेशा ना समझो, लेकिन हम ऐसे मान रहे हैं जिसके पास ज्ञान की कमी है तो वो इंसान हर किसी की बात में आ जाएगा, वो इंसान बहुत ही इजीली सप्रेस किया जा सकता है। तो बस यही था, लिटरेसी रेट बहुत कम थी तो ब्रिटिशर्स आराम से राज कर पाए। पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पे कुछ था ही नहीं, कुछ ऐसे जैसे आज तो आपको हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, क्लिनिक्स मिल जाते हैं, बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाते हैं। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे आपको देखना पड़ता था अगर कोई बीमार पड़े तो कहाँ जाए, घर पे यूजुअली इलाज कर लिया जाता था, या फिर कोई लोकल मतलब डॉक्टर होता था जिसने बेसिक कुछ सीखा है, उन्हीं से इलाज मतलब पूछ लिया जाता था कि कैसे क्या करना चाहिए। तो हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पे कुछ नहीं था इंडिया में। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गरीबी थी, बहुत सालों तक ये कंटिन्यू रही है, अभी भी थोड़ा बहुत बोला जाता है लेकिन अभी काफी हद तक हमने इस पे काम कर लिया है। लेकिन इंडिया में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हमेशा से रही है, मतलब ज्यादातर लोग यहाँ के पुअर हैं, गरीब हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक इंसान कितने साल जिएगा, ठीक है। तो ये 38 हो गई थी उस टाइम पे, 38 ईयर्स, मतलब सिर्फ 38 ईयर्स तक कोई इंसान जिएगा नॉर्मली ऑन एन एवरेज, फिर मर जाएगा। सोचिए कितना कम है, 38 आज की डेट में तो कुछ कंसिडर भी नहीं किया जाता, ऐसा माना जाता है कोई यंग इंसान मर गया, राइट। बट उस टाइम पे 38 में ऑन एन एवरेज लोग मर रहे थे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई थी। तो अगेन दिस शोज कि हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट
चाहता था बट हो नहीं पाई थी। तो ये था हमारा कुछ हाल कि हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, लिटरेसी रेट बहुत नीचे गया हुआ था। अच्छा ये ध्यान रखना कौन सी चीज को ऊपर करना है, कौन सी चीज को नीचे करना है, ये मत करके आना लिटरेसी रेट भी बढ़ा हुआ था, नहीं लिटरेसी रेट बहुत कम था, ठीक है। पॉवर्टी बहुत बढ़ी हुई थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। तो इस तरह से कुछ हमारे यहाँ के लोगों की हालत थी डेमोग्राफिक कंडीशन में। चलिए अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कौन कहाँ इन्वॉल्व था, कौन से ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया मेजॉरिटी ऑफ द लोग कहाँ इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। 72% करके कुछ लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे और बाकी के बच्चे हुए इधर उधर उधर उधर। तो जब किसी भी इकोनॉमी का एक मेजर सेगमेंट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता है ना, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होता है, स्पेशली जब एग्रीकल्चर उतना प्रोड्यूस भी ना दे रहा हो, तो उस पर्टिकुलर इकोनॉमी को थोड़ा सा बैकवर्ड कंसिडर किया जाता है। ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज आज की डेट में भी आप वो देखो, मतलब जो देखते हो यूएस देखते हो, जापान देखते हो, ये वो है जो टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करे, टर्शरी सेक्टर में इंप्रूव करे या फिर सेकेंडरी सेक्टर में इंप्रूव करे। प्राइमरी सेक्टर में उतना ज़्यादा अगर कोई लगा हुआ है तो वो थोड़ा सा बैकवर्ड ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनल वेरिएशन। देखिए ब्रिटिशर्स के टाइम पे कुछ एरिया ने तो बहुत अच्छा ग्रो किया, कुछ एरिया का एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा था, कहीं पे इंडस्ट्रीज अच्छी लग रही थी, लेकिन कुछ सेक्शन बिल्कुल बच गए जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो रीजनल वेरिएशन बहुत आ गया, रीजन वाइज वेरिएशन बोले तो बदलाव बहुत आ गया, अलग अलग कंसिडर होने लग गया। एक रीजन बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, एक रीजन बिल्कुल नहीं कर रहा। जैसे मान लो घर में 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा तो लाइफ में बहुत बढ़िया कुछ कर रहा है, करियर में बहुत बढ़िया कुछ कर रहा है, बाकी का दूसरा या तीसरा कुछ कर ही नहीं रहा, चौथा भी फिर नॉर्मल ही पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या माना जाएगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। बिल्कुल वैसा हो गया था कंट्री का हालत, एक एरिया तो बहुत फ्लरिश कर रहा था, दूसरे एरिया के बिल्कुल नाव डूब रही थी, ठीक है। तो ये था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट, मतलब ये चैप्टर का लास्ट पार्ट नहीं है बट जो हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में बेसिकली कंडीशन पढ़ रहे हैं उसका लास्ट पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या थी, ये बोलते हैं कि ये ओनली सेक्टर है जिसमें ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सा एफर्ट्स लगाया था, ठीक है। जैसे कि उन्होंने रोड्स डेवलप करवाई थी, लेकिन ये हमारे लिए नहीं करवाई थी, हमारे को ध्यान में रखते हुए नहीं करवाई थी, उन्होंने खुद के मीन पर्पस के लिए करवाई थी, क्योंकि उनको सामान इधर से उधर ले जाना होता था, मिलिट्री वाले इधर से उधर ले जाने होते थे, तो उनको चाहिए था कि रोड्स हो ताकि आसानी से सामान इधर उधर ले जाया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने रोड्स डेवलप करवाई थी। और ऑल वेदर रोड्स तो फिर भी नहीं डेवलप कराई थी, वो कच्ची रोड जो होती है ना वो डेवलप कराई थी, ठीक है। तो रोड्स की कुछ ऐसी स्थिति थी। रेलवेज में इंडीड उन्होंने बहुत ज्यादा इनपुट दिए थे। 1850 में उन्होंने रेलवेज हमारे यहाँ पे शुरुआत करा दी थी, बहुत सारे एरियाज तक ये पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से अगेन उनका सामान इधर से उधर आसानी से हो पाता था। मतलब ये मानिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है ना, वो अपने खुद के पर्पस के लिए किया कि हमारी लाइफ थोड़ी सी इंडिया में ईजी हो जाए, ठीक है। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड एयर वेज बहुत सारे उन्होंने खोल दिए थे, मतलब लैंड के बीच में जो पानी होता है ना उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने ला दिए थे। अगेन ये भी क्यों, ताकि वो सामान इधर से इधर ले जा सके। उनका मेन मकसद क्या रहता था, किसी भी छोटी जगह से सामान लेके जाओ, ठीक है, कहाँ तक पहुंचाओ इसको, वहां तक पहुंचाओ जहाँ पे नियरेस्ट पोर्ट तक, ठीक है, जहां से वो फिर शिप के जरिए कहाँ निकल जाएगा, ब्रिटेन निकल जाएगा। और फिर स्वेज कैनाल भी आ गया था। स्वेज कैनाल की वजह से उन्हें पूरा अफ्रीका घूम के नहीं जाना पड़ता था, बीच में से उनको शॉर्टकट मिल गया था, तो उसके चलते हुए भी काफी मतलब उनका फायदा हुआ था एक्सपोर्ट्स वाले उसमें। कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ वगैरह, पोस्ट वगैरह कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया में डेवलप कराई थी, सो दैट इजीली कोई चिट्ठी वगैरह भेजनी हो किसी इंसान को दूसरे इंसान तक, टेलीग्राफ भेजना हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, वो पहुंचाया जा सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कुछ इस तरह से वर्क किया था। अब ये बोलते हैं कॉजेस क्या क्या थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने की, ये मैंने काफी हद तक आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया है। ये बोल रहे हैं कि भैया सारे सेक्शंस हमने पढ़े, सारे सेक्टर्स हमने पढ़े, किसी भी सेक्टर में ब्रिटिश लोगों ने उतना ज्यादा इनपुट नहीं लगाया, इस वाले में क्यों लगाया। तो ये बोलते हैं उसके कुछ कॉजेस थे, जैसे कि टू हैव इफेक्टिव चेक ऑन द वास्ट इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी। हम सब जानते हैं इंडिया कहाँ कहाँ फैला हुआ था। अब ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स को हम पे राज करना था, तो उनको हर एरिया पे नजर रखना जरूरी था, हर एरिया की मॉनिटरिंग करना जरूरी था, वरना कौन सा एरिया कहाँ कब उनके हाथ से निकल जाता, राइट। तो इस एरिया पे अपना जोर बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा खर्चा किया।
टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स बाय लिंकिंग रेलवेज विद द मेजर इंडियन पोर्ट्स। मैंने बताया पोर्ट से वो क्या करते थे, चीजें एक्सपोर्ट करते थे, तो पहले उन्हें बीच की स्टेट से या बीच के एरिया से पोर्ट तक सामान लाना पड़ता था, तो उसके लिए उन्होंने रेलवेज डेवलप कराई ताकि इजिली सामान इधर से उधर ले जाया जा सके और फिर पोर्ट से वो आगे एक्सपोर्ट करते। तो इन्वेस्ट ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया टू मेक प्रॉफिट्स। अब ऑब्वियसली डेवलपमेंट का काम चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके लोग प्रॉफिट भी कमाने के बारे में सोचेंगे। तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में फंड्स लगाए सो दैट वो वहां से प्रॉफिट निकाल सके। रियल मोटिव टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक अम्यूनिटीज टू द पीपल बट टू सर्व वेरियस सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये सब उन्होंने इंडियंस के लिए नहीं किया था, ये सब उन्होंने अपने खुद के लिए किया था, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की यहाँ पे थोड़ी सी रहना व्यवस्था वगैरह थोड़ी सी सिंपल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ईजी हो जाए उनके लिए चीजें। ठीक है, तो मेन पर्पस से ये सारी चीजें की गई थी। चलिए अब हम फाइनली आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करेगा। मतलब पूरे चैप्टर में हमने किस चीज के बारे में बात करी, नेगेटिव चीजों के बारे में बात करी कि कैसे ब्रिटिशर्स आए और कैसे उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, कैसे डिफरेंट सेक्शंस को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। अब हम फाइनली बात करेंगे कि उन्होंने इंडिया में रह के क्या क्या पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस करे जो आज भी हमें कहीं ना कहीं मदद करते हैं। ठीक है, तो पहला है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उनके आने से पहले हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को खाने पीने की चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे, स्टेपल फूड के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब से ब्रिटेन से ब्रिटिशर्स आए उन्होंने एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज किया, इसको कैश क्रॉप्स उगाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसके चलते हुए इंडियंस को समझ में आया कि अरे यहाँ से तो बढ़िया चीजें भी उगाई जा सकती हैं और उससे बढ़िया बढ़िया पैसा भी कमाया जा सकता है। और आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर को इस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने जैसे कि आपको प्रीवियसली भी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक ऐसी चीज थी जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा अपने इनपुट्स लगाए थे, एफर्ट्स लगाए थे, एक्सपेंडिचर किया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक हमारा उन्होंने ही डेवलप किया था। चेक ऑन फेमाइंस। फेमाइंस का मतलब होता है सूखा पड़ना। तो जब भी सूखा पड़ता था, अब क्योंकि रोड्स बन गई थी, क्योंकि रेलवे चलने लग गया था, क्योंकि और भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गया था, कम्युनिकेशन के मीन्स आ गए थे, तो एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों को एज वेल एज इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना थोड़ा सा ईजी हो गया था, सिंप्लीफाइड हो गया था, जिसके चलते हुए अब ईजिली अगर सूखा पड़ रहा है तो लोग इधर से उधर भग सकते हैं, बीमारी हो गई है तो कहीं पे जा सकते हैं इलाज करवाने के लिए, सारी चीजें पॉसिबल हो गई थी। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, बिफोर ब्रिटिशर्स हम मैक्सिमम बार्टर सिस्टम पे रिलाई करते थे। बार्टर सिस्टम आई होप आप समझते हैं, एक इंसान एक सामान दूसरे इंसान को देता है, बदले में दूसरा सामान दूसरा इंसान उसको देता है। फर्स्ट से मैंने किसी को पेन दिया, उसने मुझे पेंसिल दी, ये कहलाया जाता है बार्टर सिस्टम। यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, पैसे इन्वॉल्व नहीं है। तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज लेके आया, मतलब उन्होंने पैसे की कॉन्सेप्ट को एक बड़े लेवल पे लेके आया इंडिया में। ठीक है, फिर है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे तो वो बहुत ही चीजें सिस्टमैटिक तरीके से रखते थे। ब्रिटेन गवर्नमेंट से जैसे जैसे उन्हें पूरी नोटिफिकेशंस वगैरह आती थी, उसके बेसिस पे वो यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज रूल्स बनाते थे, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा प्रॉपरली चलता था। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद दैट ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अलग से एक प्लेलिस्ट बनेगी, जिसको हम मतलब जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो आप इजीली उसे जाके सेव कर लीजिएगा ताकि बाकी के चैप्टर्स का भी वन शॉट रिविजन आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, विद दिस हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।